राष्ट्रीय एकता और लोक नाट्य, इनका संबंध अभिन्न संबंध है। जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत में रामलीला, रासलीला आदि का प्रदर्शन होता है, अभिनय होता है और लोक एकत्रित होता है और आनंदित होता है। ऐसे ही सांग, जिसको स्वांग भी कहते हैं, यह हरियाणा की बड़ी महत्वपूर्ण, बड़ी लोकप्रिय लोक सांस्कृतिक धरोहर है। इसमें पद्य और संगीत का बड़ा महत्व है, यानी गेय शैली में गीतात्मकता के साथ। हम जानते हैं कि हरियाणा में राग रागनियों का, सांग का, इन सब का जो अभिनय की तमाम तरह की शैलियां हैं, उन सब का बड़ा रचनात्मक उपयोग किया जाता है। लोक धुनों का बहुत सुंदर प्रयोग हमें इन सांग के रूपों में, स्वांग के रूपों में मिलता है। बहुत सी हिंदी सिनेमा में भी हरियाणा के इस सांग से बहुत सारी धुनें गृहीत की गई हैं, ली गई हैं। सांग के लिए साज सज्जा वाले रंगमंच की आवश्यकता नहीं होती, उसी तरह जैसे लोक नाट्य के लिए नहीं होती। सांग हरियाणा का एक मुख्य लोक नाट्य है। यह स्वांग का तद्भव रूप है, इसलिए स्वांग से सांग हो गया। इसका अर्थ है कि भेष भरना, रूप भरना, नकल करना। सांग के लिए साज सज्जा वाले रंगमंच की आवश्यकता नहीं, यह ठीक है। इसी तरह नौटंकी भी एक शैली है अभिव्यक्ति की। इसकी मंडली भी इसे गेय रूप में, गेय नाटक के रूप में प्रस्तुत करती है। यह उत्तर भारत का लोक नाट्य है। हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, बिहार में बहुत लोकप्रिय है। समय समय पर सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं को, चुनौतियों को, प्रश्नों को, आपदाओं को इस नौटंकी से जोड़कर उसकी कथावस्तु तैयार की जाती है, उसकी पटकथा बनाई जाती है, उसके संवाद लिखे जाते हैं। मान लो महंगाई बहुत है तो महंगाई पर, मान लीजिए अनुशासनहीनता बहुत है तो उस पर, व्यवस्था में दोष हैं तो उस पर, पानी की कमी है तो उस पर, पर्यावरण प्रदूषित है तो उस पर। इस तरह से बहुत सी नौटंकियां, इनकी पटकथा लिखकर इनका मंचन, इनका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इस शैली के प्राचीन नाटकों को संगीत कहा जाता था। अब भी नौटंकी का संगीत नाम स्वीकृत है, यानी नौटंकी को संगीत के नाम से भी अभिहित किया जाता था। नौटंकी नाम पड़ने का कारण शहजादी नौटंकी नाम के एक संगीत को बतलाया जाता है। तो इतना लोकप्रिय हुआ यह कि इस नाट्य रूप को ही नौटंकी नाम दे दिया गया। नौटंकी की व्युत्पत्ति नाटक शब्द से ही मानी जाती है। नाटक से नाटकी और उससे नौटंकी। हम जानते हैं कि किस तरह से अपभ्रंश हो जाता है, तत्सम से तद्भव हो जाता है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये दो नौटंकी के प्रमुख केंद्र और प्रमुख प्रदेश आज भी हैं। इन दोनों स्थलों की नौटंकियां अपने मूल रूप से तो एक जैसी रचना और एक जैसे व्यवहार को अपनाती दिखाई देती हैं, किंतु स्थानीय संगीत और नृत्य शैलियों में कानपुर और हाथरस की शैलियां प्रमुख हो जाती हैं। हम जानते हैं कि जब नौटंकियां अभिनीत की जाती हैं, प्रस्तुत की जाती हैं मंडलियों द्वारा, तो वहाँ की वेशभूषा, वहाँ की भाषा का संस्पर्श, वहाँ के शब्द चयन की निर्णयात्मक स्थिति, आभूषण, इन सब का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। नृत्य में, गायन में भी उन्हीं शैलियों को, इसलिए कानपुरी शैली और हाथरस की शैली प्रमुख हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। हाथरस शैली के प्रवर्तक नत्थाराम गौड़ थे और कानपुरी शैली के प्रवर्तक श्री कृष्ण पहलवान माने जाते हैं। नौटंकी वैसे तो लोक परक नाट्य रूप है, फिर भी उसमें बहुत से धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक कथा प्रसंग गृहीत होते हैं, ग्रहण कर लिए जाते हैं। कोई पूरा चरित्र है, पूरा आख्यान है, पूरा कथा है, कुछ धार्मिक प्रसंग है और उससे शिक्षा मिलती है, उससे ज्ञान मिलता है। नौटंकी गेय नाटक है, अतः संवाद गाकर बोले जाते हैं। जो संवाद प्रस्तुत किए जाते हैं
वो भी गेयता के साथ, कवितात्मक शैली में। ऐसे बहुत से प्रयोग हमारे यहाँ नाटकों में भी हुए हैं। नौटंकी की भाषा उर्दू या हिंदी होती है। हिंदी के कुछ साहित्यकारों ने इस विधा को नए आयाम भी दिए हैं, कुछ उसमें नवीनता, मौलिकता अपनी तरफ से जोड़ दी है। श्री रामनारायण अग्रवाल ने माधवानल कामकंदला, एक बड़ी प्रसिद्ध रचना है जिसका संस्कृत से लेकर हिंदी तक बहुत से रचनाकारों ने इस रचना को पुनर्अभिव्यक्त किया है। श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने बकरी नाटक है एक, वो बड़ा प्रसिद्ध नाटक है, न जाने कितनी बार उसका मंचन हुआ है। श्री लक्ष्मीनारायण लाल ने एक सत्य हरिश्चंद्र जैसी नाट्य कृतियां नौटंकी शैली में ही तैयार की। तो नौटंकी शैली का भी अपना एक दर्शक समुदाय, एक समाज है, वो आज भी उसी को पसंद करता है। उस शैली में जब आभिजात्य रचना करने वाले रचनाकार, नाटककार प्रस्तुत करते हैं तो इसका मतलब है कि वो अपने एक दर्शक वर्ग को वहां भी देखना और तलाशना चाहते हैं। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के ह्रास होने के अनंतर क्रमशः सभी क्षेत्रों में सांस्कृतिक उत्कर्ष के नए अवसर उद्घाटित हुए। आंचलिक नाट्यों के रूपों को धीरे धीरे इस से जोड़ा गया, इसको बढ़ाया गया और अंचल विशेष की जो कथा वस्तु है, जो पात्र हैं, जो संवाद है, जो भाषा है, उन सबको भी इसमें जोड़ा गया। श्री देवीलाल सामर के संगीत नाट्य अकादमी से प्रकाशित नाट्य नामक पत्रिका 1962 में द ट्रेडिशनल थिएटर ऑफ राजस्थान नाम से शीर्षक से एक लेख उन्होंने लिखा और इस तथ्य की उन्होंने पुष्टि भी की। महाकवि जयशंकर प्रसाद जो न केवल कवि हैं, कामायनी जैसी रचना, आंसू, लहर, वो बड़े उत्कृष्ट कोटि के नाटककार भी हैं, कथाकार भी हैं, समालोचक भी हैं। उन्होंने काव्य कला और अन्य निबंध जैसी आलोचनात्मक पुस्तक भी लिखी। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु या और दूसरे बहुत से नाटक वो उन्होंने लिखे हैं। तो प्रसाद जी ने भी स्वांग या नौटंकी को प्राचीन राग काव्य से और गीति नाट्य की स्मृति से जोड़ा, उस गीति नाट्य परंपरा का स्मरण कराया, परंपराशील शैली का लोक नाट्य उसे स्थापित किया। नाटक नाम का उनका एक निबंध बड़ा चर्चित, बड़ा प्रसिद्ध है, जिसमें उन्होंने नाटक की सैद्धांतिकी की विवेचना भी की है। उनके अनुसार यह लोक नाट्य का एक चलता फिरता रूप है। नौटंकी या स्वांग का संबंध उत्तर प्रदेश और हरियाणा के समीपवर्ती भूभागों से माना गया है, जो प्रगतिशील लोक नाटकों को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। प्रसाद जी का यह मानना है कि मध्यकालीन धर्मांध आक्रमणों ने तथा जब भारतीय रंगमंच के शिल्प का विनाश कर दिया गया था, तब रंगमंच से विहीन कुछ अभिनय बच गए, कुछ अभिनेता बच गए, जिन्हें पारसी स्टेजों ने से पहले भी हम देख सकते थे। इनमें मुख्यतः नौटंकी और भाण है। प्रसाद जी ने बड़े गंभीर, गहन ऐतिहासिक चिंतन और विकास यात्रा को ध्यान में रखते हुए ये बात कही थी कि पारसी थिएटर से ही शुरू नहीं है, हमारे यहाँ नाटक और भाण की परंपरा तो उससे भी बहुत पहले से विद्यमान थी। नौटंकी चलता फिरता लोक नाट्य है, जिसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वह ध्वनि व्यवस्था से संचालित होता है। और आज की दुनिया में ध्वनि व्यवस्था के साथ साथ ये विद्युतीय प्रभाव की व्यवस्था भी जुड़ गई है, रंगमंच का आधुनिकीकरण भी हो गया है। किंतु नौटंकी चलता फिरता लोक नाट्य है, जिसकी सबसे बड़ी विशेषता उसकी ध्वनि व्यवस्था है। उसमें ढोल, मजीरे, हारमोनियम आदि आदि इन सब के साथ बहुत संगीत की मधुर लहरियां संचरित की जाती थी। नौटंकी के आरंभ में बाजे बजने लगते हैं, ध्वनि व्यवस्था द्वारा समा बांध दिया जाता है, जिज्ञासा और कौतूहल का निर्माण किया जाता है। यदि भय का परिवेश निर्मित करना हो तो उसी तरह का संगीत, यदि हास्य का परिवेश निर्मित करना हो तो उसी तरह का संगीत, ये सब भी ध्वनि व्यवस्था के अंतर्गत होता था। ध्वनि व्यवस्था द्वारा जब गांव वालों का, व्यक्तियों का ध्यान केंद्रित करना हो
तो सूत्रधार द्वारा किसी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक या राजनीतिक समस्या को सामने रखकर नाट्य मंचन प्रारंभ किया जाता है। तो पहले ध्यान आकृष्ट किया जाता है ध्वनि व्यवस्था से, एक तरह से एकाग्रचित्त किया जाता है उनको। उसके बाद फिर सूत्रधार कथा वस्तु को, पात्रों को, घटनाक्रमों को क्रमशः प्रस्तुत करता है। प्रमुख पात्रों के साथ साथ नौटंकी में एक विदूषक भी होता है जो कि नाटक को मनोरंजक बनाता है। इसलिए नौटंकी संगीत का नाट्य की श्रेणी में आता है और उसके लिए छपी पुस्तकें बहुत सी प्राप्त होती हैं, इन मुद्रित पुस्तकें भी हैं। उन्हें रटकर पात्र संवाद बोलते जाते हैं, लेकिन विदूषक के लिए पाठ निर्धारित नहीं होता। वह सहसा मंच पर आता है और मनमाना संवाद या अभिनय करके मुख मुद्रा और आंगिक चेष्टा से वह जो कुछ बोलता जाता है उसी से हास्य पैदा होता है। उसके द्वारा सामाजिक और प्रतिष्ठित व्यक्तियों का मजाक भी बनाया जाता है। वह आज की सच्ची तस्वीर उपहास द्वारा प्रस्तुत करता है। इस तरह मनोरंजक शैली में समाज को नव दिशा प्रदान करने का कार्य भी नौटंकियां करती हैं। नौटंकी में राष्ट्र और समाज से जुड़ी अनेक समस्याओं को वाणी दी जाती है। हालांकि नौटंकी को एक नकारात्मक शब्द के रूप में आज के संवादों में प्रयुक्त होता है, कह देते हैं कि नौटंकी मत करो, लेकिन वास्तव में नौटंकी का अपना एक सशक्त सुदीर्घ इतिहास रहा है। गांव-गांव, नगर-नगर, स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक स्थल, आश्रम, सब में समाज को जगाने का भरसक प्रयत्न किया जाता है। विदेशिया भी इसी शैली का एक लोक नाट्य रूप है। विदेशिया बिहार का लोक नाट्य रूप है। मुख्य रूप से भोजपुरी में इसका विशेष स्थान है। विदेशिया लोक नाटक के जनक भिखारी ठाकुर माने जाते हैं। विदेशिया नाट्यकृति की रचना को लेकर दो मत प्रचलित हैं। एक मत यह कहता है कि रामचरितमानस और रासलीला से प्रेरित होकर भिखारी ठाकुर ने इस कृति की रचना की। दूसरा मत यह कहता है कि एक भिखारी ठाकुर भ्रमर गीत पढ़ रहे थे। महाकवि सूर ने विरह में जल रही गोपिकाओं का जो मार्मिक चित्रण किया, उसका गहरा प्रभाव भिखारी ठाकुर पर पड़ गया। विदेशिया नाट्यकृति को लिखने की प्रेरणा उन्हें भ्रमर गीत से ही मिली थी, ऐसी मान्यता है। ऐसा अंतिम रूप से कहना या स्वीकारना तो संभवतः उचित नहीं है, लेकिन ऐसा एक विश्वास, ऐसी एक आस्था, ऐसी एक कल्पना की गई है कि भ्रमर गीत में जिस तरह से गोपियों के विरह और विछोह को बहुत बेहतरीन ढंग से अभिव्यक्ति दी गई है, उसी तरह यदि पति या प्रियतम विदेश गमन कर ले और जो प्रेयसी या पत्नी है वो फिर उसके गमन के बाद उस विरह की अग्नि को जैसा महसूस करती है, अनुभव करती है, उसकी प्रेरणा भ्रमर गीत से ही मिली है। भिखारी ठाकुर ने अपने पहले नाट्य में उस विरहिणी युवती को, उसकी दुख गाथा को बयान किया, जिसका पति काम की तलाश में कलकत्ता या ढाका जाकर विदेशी बन जाता है और फिर वहीं किसी नगर में किसी स्त्री से प्रेम संबंध बनाकर उससे विवाह भी कर लेता है। विदेशिया में आध्यात्मिक भाव भी लिए गए हैं और इस कथा के अतिरिक्त आधुनिक समस्याओं और कुरीतियों पर भी विचार किया गया है। विदेशिया नाट्य रूप इसी से इतना लोकप्रिय हुआ क्योंकि उसमें पश्चिमी जो क्षेत्र हैं उनके बिहार के ग्रामांचल की एक समकालीन समस्या को चित्रित किया गया है। विदेशिया में सूत्रधार को मूल गायन कहा जाता है। वह कथा का संक्षेप में गायन करता है और फिर पात्र संवाद बोलते हैं। मूल गायन ही नायक की भूमिका निभाता है। इसी तरह ख्याल भी एक नाट्य रूप है, लोक नाट्य रूप है। वह राजस्थान का लोक नाट्य है। वह ख्याल तथा लावनी दोनों नामों से प्रसिद्ध है। वैसे तो ख्याल की परंपरा काफ़ी पुरानी है, किंतु अपने वर्तमान रूप में राजस्थानी ख्याल 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में प्रचुर मात्रा में प्रयुक्त हुए। उनका प्रारंभ भी उन्हीं दिनों में हुआ, 18वीं शताब्दी में, और फिर धीरे धीरे खूब ख्याल लिखे गए, खेले गए। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के हरास होने के अनंतर क्रमशः सभी क्षेत्रों में सांस्कृतिक उत्कर्ष के नए अवसर आंचलिक नाट्य के रूप में धीरे धीरे बढ़ते गए, उपलब्ध होते गए। 18वीं शती में ख्याल नाम का लोक नाट्य अकादमी प्रसिद्धि प्राप्त करने लगी, यानी एक नाट्य अकादमी भी बनी जिसे लोक नाट्य अकादमी का नाम दिया गया। श्री देवीलाल सागर ने संगीत नाट्य अकादमी से प्रकाशित नाट्य नामक पत्रिका 1962 में द ट्रेडिशनल थिएटर ऑफ राजस्थान शीर्षक से एक लेख लिखकर शुरू की थी। राजस्थानी ख्याल संगीत प्रधान लोक नाट्य है।
इसमें संगीत है, नृत्य है, गायन है, नाटक का सम्मिश्रण है। ये जो गायन की प्रधानता है ये इसको लोकप्रिय बनाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे हिंदी सिनेमा में बहुत सी पिक्चरें ऐसी हैं जो अपने गीतों के कारण याद की जाती हैं। तो अभिजात्य थिएटर जो है, जो आधुनिक उत्तर आधुनिक रंगमंच है, वहाँ भी बहुत से नाट्य रूपों को उनके संवादों या गीतों के कारण याद किया जाता है। ख्याल गेय है और विविध राग रागनियों में लिखे जाते हैं, जिन्हें रंगत कहते हैं। ख्याल को लावनी भी कहते हैं, क्योंकि इसका मूल आधार 22 मात्राओं वाला लावनी छंद है। ख्याल नाटकों के अधिकांश कथानक या तो प्रचलित लोक कथाओं से लिए गए हैं, या ऐतिहासिक गाथाओं से लिए गए हैं, या धार्मिक पुरा आख्यान, पुरा कथाओं, पौराणिक कथाओं से लिए गए। ख्याल में स्त्री पात्रों का अभिनय पुरुष ही करते थे। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी रामलीला आदि में बहुत से स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुष ही निभाते हैं। ख्यालों की भाषा राजस्थानी होती है और पात्रों की वेशभूषा भी। ख्याल की शैलियाँ बहुत ही अनेक प्रकार की हमें देखने को मिलती हैं, जैसे मारवाड़ी शैली यानी मारवाड़ी ख्याल, मेवाड़ी ख्याल, जयपुरी ख्याल, कूंचा मणि ख्याल, शेखावटी ख्याल, हाथरसी ख्याल, अली बख्शी ख्याल और ऐसे बहुत से ऐतिहासिक ख्याल, श्रृंगारिक ख्याल आदि ये भी हमें मिलते हैं। 18वीं शताब्दी में रासलीला, रामलीला, जात्रा, दशावतार, कुचिपुड़ी ऐसे बहुत से लोक नाट्यों का विकास हुआ और हम ये कुचिपुड़ी को भी उत्तर भारत में अब विधिवत देख पाते हैं। इन लोक नाट्यों में जन जागृति की भावना प्रधान रूप से, मुख्य रूप से दिखाई देती है और यही राष्ट्रीय एकता के लिए प्रेरित भी करती है। आंचल के लोक नाटकों को समाज और व्यक्ति से संबंधित प्रगतिशील विचार ने प्रभावित किया। राजस्थान में विख्यात ख्याल में नवजागरण की यह प्रगतिशील चेतना अत्यधिक व्यंजित हुई। ख्याल नाटकों के दर्शकों ने राजस्थान के भाटों द्वारा वर्णित राजपूत राजाओं की कथाओं को, उन कथाओं के वीरों की गाथाओं को अत्यधिक आत्मसात किया, अपनाया और उनमें अभिरुचि भी दिखाई, जो निर्धन और दलित जातियों के कारण विख्यात भी हो गए। ख्याल लोक नाट्य में आम जनजीवन के वीरों को एवं उनके संघर्ष को वाणी देता है। तेजा एक ऐसा ही वीर था जिसकी कथा को एवं संघर्षपूर्ण कार्यों को ख्याल लोक नाट्य द्वारा इतना वर्णित किया गया कि वो लोकप्रिय हो गया। तेजा का विवाह बचपन में ही हो जाता है, किंतु पारिवारिक वैमनस्य के कारण वह अपनी वधू को प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसे में वह अपनी वधू को लेने उसके घर की तरफ जाता है तो मार्ग में सांप आदि से उसकी मुलाकात होती है। वह सांप जंगल की आग में झुलस रहा था। ऐसे में तेजा सांप की रक्षा करता है, किंतु सांप मरना चाहता है। ऐसे बहुत से कथा प्रसंग जिसमें कल्पना भी है, जिसमें इतिहास भी है, जिसमें वास्तविकता भी है, जिसमें आस्था भी है, जिसमें अंधविश्वास भी है। इसलिए बचने पर वह क्रोधित होकर तेजा को मारने के लिए उद्यत होता है। सर्प तेजा उस सांप से कुछ समय मांगता है, जिसमें वह अपनी पत्नी से मिलने तक पहुंचता है, किंतु मार्ग में दस्युओं से लड़ाई होती है जो कि जबरन ग्वालों की गाय को उठाकर ले जा रहे थे। इस संघर्ष में तेजा घायल हो जाता है और इसी अवस्था में पत्नी के दर्शन के बाद सांप के पास पहुंचता है और इस प्रकार प्रेम, त्याग, वचन पालन, वीरता का संदेश, ये सब कुछ ख्याल की लोक नाट्य परंपरा से जुड़ जाता है और वो उद्देश्यपूर्ण बन जाता है। ख्याल लोक नाट्य राजस्थानी लोक कथाओं द्वारा राष्ट्रीय भावना को जागृत करने का एक सशक्त माध्यम बन गया। इस तरह मित्रों हम देख सकते हैं कि बात चाहे सांग की हो, ख्याल की हो, रासलीला की हो, रामलीला की हो और इसी प्रकार के बहुत से वो रूप जो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग भाषाओं में हमें देखने को मिलते हैं, वहाँ की बोलियों में देखने को मिलते हैं। राजस्थान में एक अलग आस्वाद, एक अलग तेवर, एक अलग स्वरूप दिखाई देता है। महाराष्ट्र में एक अलग तरह की अभिरुचि का परिचय मिलता है। ऐसे ही गुजरात में अलग तरह से हम देख सकते हैं। विदेशिया बिहार की बड़ी प्रसिद्ध नाट्य शैली है, तो वहाँ पर उसका भी अभिनय खूब होता है प्रचुर मात्रा में, जैसे रासलीला, रामलीला आदि का
प्रदर्शन होता है, अभिनय होता है, ऐसी विदेशिया को भी बिहार में और बिहार के आसपास के क्षेत्रों में बहुत बड़ी संख्या में लोकप्रियता प्राप्त हुई है। उसकी तो अब पुस्तकें भी बनने लगी हैं। विदेशिया पर, लोक नाटकों पर, लोक साहित्य पर, लोक संगीत पर, लोक कलाओं पर बहुत से शोध प्रबंध भी लिखे जाने लगे। यानी प्रेरणा का एक आधार यह भी बन गया। और हमने बहुत सी नाट्य प्रस्तुतियों में, बहुत सी पिक्चरों में इस तरह की कथा वस्तु देखी है कि प्रियतम परदेश चला जाए, विदेश चला जाए, फिर लौट के ना आए, वहीं किसी से प्रेम हो जाए, उसकी शादी उससे हो जाए, तो एक पत्नी जो जिसे वो छोड़ कर गया है वो विरह में, वो वियोग में उस पति को याद करती है और अपनी वेदना से जूझती है। ऐसे भी बहुत से प्रसंग हमें विदेशिया नाटक, लोक नाट्य के माध्यम से देखने को मिलते हैं। भिखारी ठाकुर एक बड़ा नाम है। उन्होंने ये जो विरह भावना है, क्योंकि प्रेम की कसौटी विरह को बताया गया, अगर विरह नहीं है तो मानिए कि प्रेम सार्थक नहीं हुआ। इसलिए उस विरह और विरहिणी युवती को, ये तो बात हमारे यहाँ कही गई, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। वो जो क्रौंच वध वाला प्रसंग है वो भी इसी बात का संकेत करता है। किंतु चाहे वो निर्गुण सगुण के संघर्ष की बात हो, भ्रमर गीत प्रसंग की बात हो, विरहिणी नायिका, उत्तर मध्यकाल, मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, भक्ति और रीतिकाल में, सब में हम देख सकते हैं कि विरहिणी का चित्रण तो प्रचुर मात्रा में हुआ है। तो बिहारी ठाकुर ने चाहे कहीं से प्रेरणा ली हो, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से गोपियों की उस मार्मिक दशा को याद करते हुए विदेशिया की नायिका के मार्मिक चित्रण को बखूबी हमारे सामने इस लोक नाट्य शैली से जोड़कर प्रस्तुत किया है। इस तरह कह सकते हैं कि चाहे रामचरितमानस हो या रामलीला, रासलीला हो या कृष्ण लीला, इन सब में हमें उस मूल भाव को, लोक के गांव, लोक की व्यवस्था, लोक का अनुशासन, लोक की जीवन शैली, लोक के विद्यालय, लोक के कॉलेज और लोक के परंपराएं, रीति रिवाज, अंधविश्वास, ये सब कुछ इस तरह की लोक नाट्य शैलियों में चित्रित और प्रदर्शित किया जाता है। हम कह सकते हैं कि राष्ट्र, किसी भी राज्य की, किसी भी भाषा की लोक नाट्य शैली अभिव्यक्ति हो, उसमें राष्ट्र सर्वोपरि रहा है, उसे कम महत्व नहीं दिया गया। रचनाकारों ने अपनी अपनी समझ और सूझबूझ से राष्ट्रीयता का एक स्वरूप उकेरा है। वो चाहे नौटंकी के माध्यम से हो, संगीतात्मक नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से हो, गायन शैली के माध्यम से हो, इन सब ने निश्चित रूप से जो अभिनय करने वाले लोक के नायक और पात्र हैं, जो नौटंकी से जुड़े हुए तमाम तरह के अभिनेता हैं, उन सब को पूरी ध्वनि व्यवस्था के साथ, पूरी संगीतात्मकता के साथ, पूरी गेयता के साथ अत्यधिक प्रभावी रूप में अभिव्यक्त करने की एक परंपरा, सुदीर्घ परंपरा, ये हमें लोक रंगमंच से, लोक नाट्य प्रस्तुतियों से देखने को मिलती है। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।